जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं तीन चटोरी बुआ की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उस रात कोई त्योहार नहीं था, न ही किसी के घर शादी ब्याह का माहौल। फिर भी हवा में अजीब सी खुशबू तैर रही थी, ऐसी खुशबू जो भूख न होने पर भी पेट को बेचैन कर दे। घी में भुने मसालों की, धीमी आंच पे पकती किसी चीज की। और सबसे अजीब बात ये कि यह खुशबू सिर्फ एक ही दिशा से आ रही थी, तीन चटोरी बुआ के घर से। तीनों बुआ दिन में बिल्कुल साधारण लगती थी, न ज्यादा बोलना न हंसना, पर जैसे ही सूरज ढलता उनके घर की रसोई में जान आ जाती। उस रात भी यही हुआ। चूल्हे की धीमी आंच, बर्तन की खनक और बीच बीच में किसी के हंसने की आवाज, मगर बाहर से झांकने पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। सबसे पहले जो रुका वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी भूख पूरे इलाके में मशहूर थी। उसने हवा में हाथ घुमाया जैसे खुशबू को पकड़ना चाहता हो। कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर खुद को रोक न सका। दरवाजे के पास जाकर हल्की आवाज में बोला, बुआ, कुछ बना रही हो क्या? अंदर से तुरंत जवाब आया, अगर भूख है तो अंदर आ जाओ, बस एक शर्त है। शर्त? आदमी ने हैरानी से पूछा। खाना मिलेगा पर सवाल नहीं। भूख सवालों से बड़ी होती है। आदमी बिना कुछ सोचे अंदर चला गया। दरवाजा बंद हुआ, बाहर फिर वही खामोशी। पर कुछ ही देर बाद अंदर से प्लेट रखे जाने की आवाज आई, जैसे तीन अलग अलग थालियां मेज पर रखी जा रही हों। अजीब बात यह थी कि घर के अंदर रोशनी तो थी, पर खिड़कियों से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे रोशनी बाहर जाने से डर रही हो। आदमी ने खाना शुरू किया। पहला कौर मुंह में जाते ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। स्वाद ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं चखा। मसालों में कुछ अलग था, न ज्यादा तीखा न ज्यादा मीठा, पर ऐसा खिंचाव कि हाथ रुक ही नहीं रहा था। तीनों बुआ सामने बैठी थीं, खा तो नहीं रही थीं, बस देख रही थीं। उनकी आंखें थाली से ज्यादा आदमी के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे स्वाद नहीं उसका असर देख रही हों। पानी? आदमी ने पूछा। खाना खत्म करो, बीच वाली बुआ ने कहा। आवाज में अजीब सी ठंडक थी। थाली खत्म हुई, पेट भरा, मन संतुष्ट। आदमी उठने लगा, तभी उसे महसूस हुआ कमरे में अब खुशबू नहीं थी, जैसे किसी ने उसे अचानक खींचकर बाहर फेंक दिया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही उसकी चाल लड़खड़ा गई। सिर भारी लग रहा था, जैसे कई रातों से सोया ना हो। पीछे मुड़कर देखा तो घर बिल्कुल सामान्य था, न रोशनी, न आवाज, न खुशबू। पर उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, पहली थाली हमेशा याद रहती है। वो रात किसी को नहीं पता चली, पर अगली सुबह से कुछ बदल गया। आदमी चुप चुप रहने लगा, काम में मन नहीं लगता, आंखों के नीचे काले घेरे, और सबसे अजीब बात ये कि उसे भूख लगनी बंद हो गई थी। पर शाम होते ही उसी दिशा से वही खुशबू फिर उठी, और इस बार वो अकेला नहीं रुका। अगली शाम लोग जानबूझकर उस गली से गुजरने लगे। कोई सीधा रुकता नहीं था, बस कदम धीमे हो जाते, जैसे खुशबू किसी रस्सी की तरह खींच रही हो। कोई बोल नहीं रहा था, पर हर किसी की नजर उसी घर की तरफ जा रही थी, तीन चटोरी बुआ का घर। जिस आदमी ने पिछली रात खाना खाया था वो दिन भर दिखाई ही नहीं दिया, न खेत पर न चौपाल पर। जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा तो जवाब हवा ने दिया, खामोशी। लोगों ने सोचा शायद कहीं काम से चला गया होगा, पर शाम ढलते ढलते वही आदमी फिर दिखाई दिया। आंखें लाल, चेहरा बुझा हुआ, जैसे कई दिन का थका हो। उससे पूछा गया, कल रात कहाँ था? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहीं था, पर जैसे कहीं और। लोग हंस दिए, किसी ने बात बढ़ाई नहीं, पर उसके शब्द कुछ लोगों के दिमाग में अटक गए। उसी वक्त उसी घर से फिर वही आवाजें आने लगी, बर्तन रखने की, चम्मच चलाने की। पर इस बार एक फर्क था, इस बार हंसी नहीं थी, सिर्फ काम करने की आवाजें थी, बिल्कुल शांत और मापी हुई। तीन औरतें उस घर के पास पहुंची। भूख से ज्यादा जिज्ञासा थी। दरवाजा आधा खुला था, पर अंदर झांकने पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे अंदर धुआं भरा हो बिना धुएं के। बुआ, एक ने आवाज दी। दरवाजा धीरे धीरे पूरा खुल गया। अंदर तीन थालियां पहले से रखी थीं। गर्म खाना भाप छोड़ रहा था, जैसे किसी ने बस उनके आने का इंतजार किया हो। पर एक बात अजीब थी, रसोई में तीनों बुआ नजर नहीं आ रही थीं। कोई है क्या? दूसरी औरत ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, खाना सामने है, बैठो।
तीनों बुआ अब कमरे के कोने में खड़ी थीं, ना मुस्कान ना गुस्सा, सिर्फ देखती हुई, एकदम स्थिर। औरतें बैठ गईं, हाथ अपने आप आगे बढ़े, जैसे मन ने शरीर से पहले फैसला कर लिया हो। पहला कौर मुंह में गया और सब कुछ भूल गया, घर, डर, सवाल, सब। बाहर खड़े लोग खिड़की से झांक रहे थे, उन्हें अंदर सिर्फ परछाइयां दिख रही थीं। 3 बैठी हुई और 3 खड़ी हुई। पर एक बात और दिखी, खड़ी परछाइयां हिल नहीं रही थीं। ये क्यों नहीं खा रही? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। दरवाजा अचानक बंद हो गया। अंदर एक औरत ने पानी मांगा। जवाब में सबसे बड़ी बुआ ने धीरे से कहा, यहां प्यास नहीं लगती। खाना खत्म होते ही सब कुछ बदल गया। रसोई ठंडी लगने लगी। बर्तन में अब खुशबू नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। औरतें बाहर निकलीं, उनके चेहरे पर वही भाव था, ना खुशी ना डर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर रात गहराने के साथ साथ बदलाव दिखने लगा। एक औरत बार बार हाथ धो रही थी, फिर भी उसे लग रहा था कि उंगलियों में कुछ चिपका है। दूसरी को नींद नहीं आ रही थी, आंख बंद करते ही उसे 3 थालियां दिखतीं। तीसरी बस एक ही बात बुदबुदा रही थी, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने खाया नहीं। उसी वक्त तीनों बुआ के घर में फिर से चूल्हा जल उठा, पर इस बार खाने की खुशबू नहीं आई। उस रात किसी के घर दीपक देर तक नहीं जले। लोग जल्दी लेट गए, पर नींद किसी की आंखों में नहीं उतरी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इलाके पर कोई भारी चादर डाल दी गई हो। दिखती नहीं थी, पर सांस लेने में रुकावट जरूर पैदा कर रही थी। जिस आदमी ने सबसे पहले खाना खाया था, वो करवटें बदल रहा था। आंख बंद करते ही वही स्वाद वापस आ जाता। मसालों की गर्मी, घी की चिकनाहट और उस सब के पीछे छुपा हुआ कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसका मुंह अपने आप चलने लगता, जैसे फिर से कौर उठा रहा हो। अचानक उसकी नींद टूट गई। पसीना ठंडा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। उठकर बैठा तो कमरे में कोई नहीं था। बाहर देखा, अंधेरा, बिल्कुल स्थिर। पर उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, खाना खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ उन 3 औरतों में से एक बिस्तर पर बैठी रो रही थी। आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, पर गला भरा हुआ था। उसे बार बार लगता जैसे उसके पेट में कुछ हल्का सा हिल रहा है। उसने पानी पिया, पर प्यास बुझी ही नहीं। आंख बंद की तो सामने 3 थालियां रखी दिखीं, खाली, बिल्कुल चमकती हुई। सबसे ज्यादा हाल बुरा था उस तीसरी औरत का। वो बार बार उठकर दरवाजे तक जाती, फिर वापस आ जाती, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो और कोई बाहर से रोक रहा हो। उसके होंठ अपने आप हिलते, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने खाया नहीं। सुबह हुई पर थकान गई नहीं। लोग बाहर निकले, पर चेहरों पर रात की नींद नहीं थी। बातें छोटी थीं, आवाजें धीमी। कोई सीधे उस घर की तरफ नहीं देख रहा था, फिर भी सबको पता था, वहां कुछ बदला है। 3 चटोरी बुआ उस दिन बाहर नहीं निकलीं। न दरवाजा खुला, न खिड़की। पर दोपहर के वक्त एक अजीब चीज हुई। उस घर से फिर से खाना बनने की खुशबू आई, बहुत हल्की, जैसे याद की तरह। एक लड़का जो अब तक उस घर के पास भी नहीं गया था, अचानक रुक गया। उसने खुद से कहा कि उसे भूख नहीं है, पर उसके पैर वहीं जम गए। कुछ देर बाद वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया। शाम तक वो वापस नहीं आया। जब अंधेरा हुआ तो उसके घर वाले परेशान हो गए। ढूंढते ढूंढते वे 3 चटोरी बुआ के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था, अंदर कोई आवाज नहीं। उन्होंने आवाज दी, फिर दरवाजा खटखटाया। अंदर से बहुत देर बाद आवाज आई, वो सो रहा है। कहाँ? जहां सब सोते हैं, जवाब आया। उस रात किसी ने दरवाजा नहीं खुलवाया। डर सवालों से भारी था। और उस लड़के की मां, वो पूरी रात जागती रही। उसे बार बार लगता जैसे रसोई से चम्मच चलने की आवाज आ रही हो, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ मिला रहा हो। और हर बार जब आवाज रुकती, उसका दिल जोर से धड़क उठता। सुबह होते होते एक और बात साफ हो गई। जिन जिन लोगों ने बुआ का खाना खाया था, वे सब रात भर सो नहीं पाए थे। और जिन्होंने नहीं खाया था, उन्हें भी भूख लगने लगी थी। पर असली डर तब पैदा हुआ जब किसी ने महसूस किया, उसे अब दूसरे खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा था। और उसी शाम तीनों बुआ के घर से आवाज आई, आज खाने में कुछ नया है। सुबह देर तक सूरज निकल आया था, फिर भी उस गली में अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर हर थोड़ी देर में किसी की नज़र उसी रास्ते की तरफ चली जाती जहां से रात को कुछ नया बनने की आवाज आई थी।
कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, कल रात आखिर क्या हुआ। सबसे पहले कमी उसी लड़के की खली जो दोपहर में बुआ के घर गया था। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी रही, कभी रास्ते की तरफ देखती, कभी आकाश की तरफ। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी, पर लड़का वापस नहीं आया। शुरू में लोगों ने दिलासा दिया, कहीं दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो दिलासे कमजोर पड़ने लगे। माँ खुद 3 चटोरी बुआ के घर पहुंची। इस बार वो अकेली नहीं थी, 2-3 लोग साथ थे। दरवाज़ा वैसे ही बंद था, न भीतर से कोई आवाज़, न खिड़की से रोशनी। माँ ने कांपती आवाज़ में पुकारा, मेरा बेटा अंदर है क्या? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अंदर से वही ठंडी सपाट आवाज़ आई, जो यहां आता है वही यहीं रुकता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने हिम्मत कर दरवाज़ा धक्का देने की कोशिश की, पर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ, जैसे अंदर से नहीं किसी और चीज़ से बंद हो। खोलो दरवाज़ा, किसी ने जोर से कहा। अंदर से फिर आवाज़ आई, सवाल मत पूछो। ये वही शब्द थे जो पहले दिन बोले गए थे। अब उनमें स्वाद नहीं था, सिर्फ डर था। उस रात पहली बार लोगों ने मिलकर तय किया, अब ये मजाक नहीं रहा। किसी ने खाने की बात नहीं की, किसी ने खुशबू की तारीफ नहीं की। सबका ध्यान सिर्फ उस एक सवाल पर था, लड़का कहाँ गया? अगली सुबह खबर फैल गई, लड़का पूरी तरह गायब था। न खेतों में, न तालाब के पास, न किसी रिश्तेदार के यहाँ। उसकी चप्पल घर में थी, जैसे वो बाहर जाने की तैयारी में ही नहीं था। उसी दिन जिस आदमी ने सबसे पहले खाना खाया था, वो अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर तप रहा था, पर वो बार बार कह रहा था कि उसे ठंड लग रही है। आंखें बंद करते ही वो चिल्ला उठता, थाली हटाओ, बहुत भर गई है। लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की। किसी ने कहा डॉक्टर को बुलाओ, पर उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, उन्होंने खाया नहीं, वो देख रहे थे। 3 चटोरी बुआ उस दिन भी बाहर नहीं निकली, पर शाम होते ही उनके घर से फिर चूल्हे की आग जली। इस बार खुशबू नहीं थी, सिर्फ जलते मसाले की कड़वी गंध थी। लोग दूर से देख रहे थे, किसी में पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी किसी ने देखा, खिड़की के पर्दे के पीछे एक परछाई हिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पर वे इंसानों की तरह नहीं हिल रही थीं। उसी पल किसी के मुंह से निकला, अगर लड़का अंदर नहीं है तो वो परछाइयां क्या हैं? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पर उसी रात एक और बात तय हो गई, जो भी उस घर के अंदर गया था वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और जो अब तक अंदर नहीं गया था उसकी भूख अब भी उसे खींच रही थी। उस दिन हवा भारी थी, बिना बरसे बादल जैसे आसमान पर अटके हुए थे, और नीचे लोगों की सांसें। लड़के की गुमशुदगी को अब कोई इत्तेफाक नहीं कह रहा था। हर नज़र उसी बंद दरवाजे पर टिक जाती, और हर कदम वहां जाने से पहले रुक जाता। दोपहर के करीब पहली बार तीनों चटोरी बुआ बाहर निकली। न किसी ने आवाज दी, न किसी ने उन्हें रोका। लोग बस देखते रहे। तीनों एक साथ चलीं, बिल्कुल बराबर चाल से। चेहरों पर वही पुरानी सादगी, पर आंखों में कुछ और था, जैसे वे किसी और ही दुनिया से लौट कर आई हों। उन्होंने चौपाल के पास आकर बैठने की जगह नहीं चुनी। सीधे खड़े रहकर सबसे बड़ी बुआ ने बोलना शुरू किया, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम बस खाना बनाते हैं। किसी ने धीमे से पूछा, तो फिर लड़का कहाँ है? तीनों बुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर बीच वाली बुआ बोली, जो भूख के साथ आता है वो यहीं रुक जाता है। लोगों के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। ये जवाब सवाल से कहीं ज्यादा भारी था। तीसरी बुआ, जो अब तक चुप थी, अचानक आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो खुद को संभाल रही थी। हमारा एक ही नियम है, उसने कहा, खाना मुफ्त है, कोई रोक नहीं, पर जो अंदर आए वो 3 बातों का ध्यान रखे। सब सांस रोके सुन रहे थे। पहली, खाना पूरा खत्म करना होगा। दूसरी, खाते वक्त कोई सवाल नहीं। और तीसरी, वो पल भर रुकी, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। बाहर निकलकर पीछे मत देखना। एक औरत से रहा नहीं गया, अगर कोई नियम तोड़े तो? सबसे बड़ी बुआ ने सीधे उसकी आंखों में देखा, तो फिर वो खुद नियम बन जाता है। उस वाक्य के बाद कोई कुछ नहीं बोला। तीनों बुआ बिना किसी और शब्द के वापस मुड़ गईं। लोग रास्ता छोड़ते गए, जैसे वे कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी और चीज को गुजरने दे रहे हों। शाम होते ही वही घर फिर से जीवित हो उठा। इस बार दरवाज़ा खुला था।
अंदर से हल्की रोशनी बाहर गिर रही थी। और सबसे अजीब बात, खुशबू अब पहले से ज्यादा तेज थी। कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए। एक एक कर 2 आदमी अंदर गए। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। बाहर खड़े लोग बस गिनती करते रहे। पहला गया, दूसरा गया। दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, न बर्तन न बात, बस एक लंबी खामोशी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दोनों आदमी बाहर आए, चेहरे पीले, आंखें खाली। किसी ने पूछा, कैसा था? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस सीधे चलते गए, बिना पीछे देखे। उस रात एक नई बात सामने आई। जो नियम सुन चुका था वही अब सबसे ज्यादा डर रहा था, और जिसने नियम तोड़ने की सोची उसे भूख और डर के बीच फांसते देर नहीं लगी। उसी रात तीनों बुआ की रसोई में एक चौथी थाली भी रखी गई, और वो थाली किसी के लिए नहीं थी। उस रात किसी ने खुलकर कहा नहीं, लेकिन कई लोग जानते थे अब सिर्फ सुनना काफी नहीं है। नियम सुन लिए गए थे, चेतावनी भी, फिर भी अंदर एक बेचैनी थी जो सोने नहीं दे रही थी। सवाल भूख से ज्यादा भारी हो चुके थे। आधी रात के करीब जब चूल्हे की आग बुझ जानी चाहिए थी, उसी घर से फिर हल्की रोशनी झरने लगी। पर इस बार खुशबू नहीं थी, सिर्फ गर्म लोहे और कच्चे मसाले की मिलीजुली गंध थी। ऐसी गंध जो पेट नहीं, सिर घुमा दे। उसी वक्त एक छोटा बच्चा जो अब तक डर के मारे उस गली में नहीं आया था, चुपचाप वहां पहुंच गया। न उसे भूख थी न जिज्ञासा, बस नींद खुल गई थी और कदम अपने आप चल पड़े थे। उसने खिड़की के पास जाकर झांका। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर आंखें अंधेरे की आदी हुईं। रसोई में तीनों बुआ थीं, पर जैसे वो उन्हें जानता ही न हो। उनके चेहरे आधे साये में थे, हाथ लगातार चल रहे थे, काटते, मिलाते, उलटते। पर बर्तनों में जो चीज थी वो किसी सब्जी या दाल जैसी नहीं लग रही थी। वो गाढ़ी थी, बहुत गाढ़ी, और रंग ऐसा जो आग में पकने के बाद भी फीका नहीं पड़ रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी, चूल्हे पर 4 बर्तन थे। बच्चे की सांस अटक गई। उसने गिनती दोबारा की, 1, 2, 3 और चौथा। उसी पल तीसरी बुआ ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी खिड़की की तरफ थीं। बच्चा पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में जम गए हों। वो सुन सकता था, चम्मच चलने की आवाज और किसी चीज के खुरचने की धीमी सी चरमराहट। तीसरी बुआ ने बहुत धीमे से कहा, देखना मना है। बच्चा चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। तभी सबसे बड़ी बुआ बोली, वो नियम नहीं जानता तो सिखाना पड़ेगा, बीच वाली बुआ ने कहा। अगले ही पल खिड़की का पर्दा अपने आप गिर गया, अंधेरा छा गया। बच्चा कैसे भागा उसे खुद नहीं पता, बस इतना याद रहा कि उसके कानों में देर तक वही शब्द गूंजते रहे, देखना मना है। सुबह होने पर बच्चा बुखार में तप रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर जब भी आंख खोलता 4 बर्तनों की तरफ हाथ बढ़ा देता। उसी दिन पहली बार एक बात साफ हुई, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी। दोपहर को एक औरत ने साहस करके पीछे के रास्ते से उस घर में घुसने की कोशिश की। रसोई बंद थी, फर्श पर पुराने निशान थे, घिसे हुए, जैसे कोई भारी चीज बार बार खिसकाई गई हो। उसने जमीन पर थपथपाया, खाली नहीं थी। नीचे से हल्की सी खोखली आवाज आई। उसी वक्त किसी ने उसके पीछे कहा, सच नीचे होता है। वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। और उसी शाम तीसरी बुआ बहुत देर तक अकेली बैठी रही। उसके होंठ हिल रहे थे, आंखें भरी हुई थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर डर उससे पहले मुंह बंद कर देता हो। रात होते ही फिर खाना बना, पर इस बार किसी ने खाने की हिम्मत नहीं की, और रसोई के नीचे से बहुत धीमी सी दस्तक सुनाई दी। उस दिन से हालात बदल गए थे। अब बात सिर्फ डर की नहीं थी। डर तो हर किसी को लग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, लालच। ऐसा लालच जो पेट से शुरू होकर दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर सही गलत की सारी रेखाएं मिटा देता है। जिन लोगों ने बुआ का खाना खाया था, वे खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। खेतों में काम करते, पानी भरते, बच्चों से बात करते, पर हर काम के बीच उनके होंठ अपने आप चटक जाते, जैसे किसी स्वाद को याद कर रहे हों। उन्हें घर का खाना बेस्वाद लगने लगा था। नमक ज्यादा लगता, मिर्च कम। कुछ तो खाना आधा छोड़ देते और कहते, आज मन नहीं है। पर शाम ढलते ही वही लोग बेचैन होने लगे। एक आदमी जो दिन में सबसे ज्यादा डर दिखा रहा था, शाम होते होते उसी गली के पास टहलने लगा। बार बार कहता रहा, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा हूं,
लेकिन उसके कदम हर चक्कर में थोड़ा और पास पहुंच जाते। उसी वक्त 3 चटोरी बुआ के घर का दरवाज़ा फिर खुला। इस बार कोई खुशबू नहीं उड़ी, फिर भी लोग रुक गए, जैसे शरीर को कोई संकेत मिल गया हो। अंदर हल्की रोशनी थी, पर बहुत शांत, कोई आवाज नहीं। एक जवान आदमी जिसने अब तक खुद को रोके रखा था, अचानक बोल पड़ा, शायद डर बेकार है, खाना ही तो है। किसी ने उसे रोका नहीं, वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद दूसरा भी, फिर तीसरा। दरवाज़ा बंद हुआ और बाहर वही इंतजार। इस बार डर के साथ साथ ईर्ष्या भी थी। जो अंदर गए वे शायद कुछ ऐसा पाने वाले थे जो बाहर वालों के पास नहीं था। अंदर बैठे लोगों को समय का अंदाजा ही नहीं रहा। थाली सामने रखी थी, वही स्वाद, पहले से भी ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा गहरा, जैसे हर कौर के साथ कुछ अंदर उतर रहा हो। तीनों बुआ सामने थीं, खा नहीं रही थीं, बस गिन रही थीं। एक आदमी ने अचानक खाना छोड़ दिया, उसका पेट भर चुका था। पूरा करो, सबसे बड़ी बुआ ने कहा। मुझसे नहीं होगा, उसने घबराकर कहा। कमरे की हवा बदल गई, ठंडी नहीं, भारी। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, भूख खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। आदमी ने कांपते हाथों से फिर कौर उठाया। बाहर लोग सुन रहे थे, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। तीनों आदमी बाहर निकले, चेहरों पर अजीब सी चमक थी। डर कम था, भूख ज्यादा। वे बिना किसी से बोले चले गए। उसी रात पहली बार एक और बात साफ दिखी। अब लोग डर से नहीं, स्वाद की कमी से परेशान थे, और जिनके पेट भरे थे उनका मन और ज्यादा मांग रहा था। एक औरत ने रोते हुए कहा, मुझे पता है वहां कुछ गलत है, पर मुझे वही खाना चाहिए। तीसरी बुआ अपने घर के अंदर बैठी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने बहुत धीमे से कहा, अब ये हमारे बस में नहीं रहा। पर सबसे बड़ी बुआ ने जवाब दिया, अब ये उनके बस में भी नहीं है। उसी पल रसोई के नीचे से फिर वही धीमी सी आवाज आई, ठक ठक, और इस बार कोई सुनकर भी अनसुना नहीं कर पाया। उस दिन सूरज ढलते ही गली में अजीब सन्नाटा छा गया। न बच्चे खेले, न किसी घर से हंसी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी अनकहे इशारे का इंतजार कर रहा हो। हवा भी जैसे धीरे चल रही हो, कदम फूंक फूंक कर रख रही हो। आधी रात के करीब जब बाकी घरों में दीपक बुझ चुके थे, 3 चटोरी बुआ के घर से एक अलग सी रोशनी निकली। ये रोज वाली पीली रोशनी नहीं थी, ये कुछ ज्यादा साफ, ज्यादा सीधी थी, जैसे सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए जली हो। और फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। एक नहीं, 2 नहीं, सिर्फ 3 बार। जो भी उस आवाज को सुन रहा था उसे समझ आ गया ये किसी के लिए आम बुलावा नहीं है। एक एक कर लोग निकले, सब नहीं, सिर्फ वही जिनकी आंखों में दिन भर भूख और बेचैनी रही थी। वे बिना कुछ बोले चल पड़े। कोई दीपक लेकर नहीं आया, कोई डर लेकर नहीं आया, जैसे डर कहीं पीछे छूट चुका हो। दरवाज़ा खुला। अंदर का नज़ारा पहले जैसा नहीं था। रसोई अब रसोई नहीं लग रही थी। बर्तन सजे थे, जमीन साफ थी, और बीच में एक लंबी लकड़ी की पट्टी रखी थी जिस पर कई थालियां करीने से लगी थीं। इस बार 3 नहीं, काफी ज्यादा। तीनों बुआ अलग अलग कोनों में खड़ी थीं। उनके चेहरे आधे उजाले में थे। कोई मुस्कान नहीं, कोई चेतावनी नहीं। सबसे बड़ी बुआ ने बस इतना कहा, आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे। किसी ने पूछा भी नहीं। खाना परोसा गया। इस बार स्वाद पहले से अलग था, ज्यादा मीठा, ज्यादा गाढ़ा, जैसे ये खाने से ज्यादा कुछ याद दिला रहा हो। हर कौर के साथ लोगों की आंखें भारी होने लगीं। किसी को मां का चेहरा याद आया, किसी को पुराना अपमान, किसी को भूखा पेट। एक आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद नहीं समझ पा रहा था ये खुशी थी या डर। तीसरी बुआ ने बहुत धीमे से कहा, जो खोया है वही सबसे ज्यादा स्वाद देता है। आधी रात बीत गई, कोई समय का हिसाब नहीं रख पा रहा था। जब थालियां खाली हुईं तो किसी ने उठने की कोशिश नहीं की, जैसे शरीर वहीं बैठा रहना चाहता हो। तभी फर्श के नीचे से आवाज आई। इस बार धीमी नहीं थी, साफ थी, जैसे कोई बहुत नीचे से सांस ले रहा हो। कुछ लोग कांप गए। एक आदमी ने पीछे देखने की कोशिश की।
सबसे बड़ी बुआ की आवाज कड़क हो गई। नियम याद रखो। वो आदमी रुक गया। उसकी आंखें भर आईं पर सिर नहीं घुमाया। अचानक सारी रोशनी बुझ गई। कुछ पल अंधेरा रहा, फिर एक एक कर दीपक जले। अब कमरे में लोग कम थे। कोई चिल्लाया नहीं, किसी ने नाम नहीं लिया, जैसे सब समझ गए हों कि जो नहीं दिख रहा उसे ढूंढना बेकार है। दरवाजा अपने आप खुल गया। जो बचे थे बाहर निकल गए, बिना पीछे देखे। और जब सुबह हुई तो पूरे इलाके में एक ही बात फैल चुकी थी। आधी रात के भोज से सब वापस नहीं लौटे। 3 चटोरी बुआ के घर के बाहर अब कोई नहीं रुकता था, पर आधी रात को अब भी कोई न कोई दरवाजा खटखटाता था। आधी रात के भोज के बाद उस घर में कुछ बदल गया था। दीवारें वही थीं, चूल्हा वही, बर्तन भी वही, पर घर अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे कोई अनदेखी चीज अंदर बस गई हो। दिन में भी घर भारी लगता था और रात होते ही तो सांस लेना मुश्किल। तीसरी बुआ सबसे ज्यादा बदली हुई थी। वो अब देर तक चुप बैठी रहती। पहले जहां वो चूल्हे के पास सबसे फुर्तीली रहती थीं, अब हाथ कांपते थे। मसाले डालते वक्त रुक जातीं, जैसे भूल गई हों कि अगला कदम क्या है। उसकी आंखें बार बार फर्श की तरफ चली जातीं, ठीक उसी जगह जहां से रात को आवाजें आती थीं। एक दिन उसने धीमे से कहा, अब बहुत हो गया। सबसे बड़ी बुआ ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अब रुकना मना है। तीसरी बुआ ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उसने बस इतना ही कहा, लोग गायब हो रहे हैं। बीच वाली बुआ ने ठंडी आवाज में कहा, लोग हमेशा गायब होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें स्वाद भी मिला है। तीसरी बुआ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार पीछे मुड़कर फर्श को देखा। अगर नीचे, अगर वहां से जो आवाज आती है वो। नाम मत लो, सबसे बड़ी बुआ ने तेजी से कहा। उस एक वाक्य से साफ हो गया, डर सिर्फ तीसरी बुआ को नहीं था। उस रात तीसरी बुआ सो नहीं पाई। वो बार बार उठकर बैठ जाती। उसे लगता जैसे कोई नीचे से उसे बुला रहा हो। आवाज साफ नहीं थी, पर एहसास बहुत तेज था, जैसे कोई कह रहा हो, तू जानती है। सुबह उसकी हालत बिगड़ गई। बुखार तेज था, माथे पर पसीना। वो बड़बड़ाने लगी, टूटे फूटे शब्द, अधूरी बातें। 4 थालियां नहीं होनी चाहिए थीं। वो सिर्फ देखने वाले थे। हमने भूख को बुलाया था, उसे नहीं। लोगों को खबर मिली तो कुछ औरतें डरते डरते हालचाल पूछने पहुंचीं। दरवाजा खुला था, पर अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने तीसरी बुआ को चारपाई पर तड़पते देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी और को देख रही थी। अचानक उसने एक औरत का हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी जोर की थी कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। मत खाना, उसने फुसफुसाकर कहा। वो अब खाना नहीं, रास्ता है। औरत डर के मारे हाथ छुड़ाकर भाग गई। शाम तक तीसरी बुआ और बिगड़ गई। वो कभी रोती, कभी हंसती, कभी कहती हमने बस स्वाद बदला था, और कभी चिल्लाती नीचे बंद नहीं है। सबसे बड़ी बुआ ने रात को चूल्हा जलाने से मना कर दिया। ये पहली बार था, पर जैसे ही आग नहीं जली, फर्श के नीचे से आवाज और साफ हो गई। अब वो दस्तक नहीं थी, वो बेचैनी थी। तीसरी बुआ ने डर के मारे आंखें खोल दीं। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आज खाना नहीं बना तो वो खुद ऊपर आ जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बीच वाली बुआ ने धीरे से चूल्हे में आग डाल दी। तीसरी बुआ रोने लगी। उसे अब साफ दिख रहा था, जिस चीज को उन्होंने काबू में समझा था, वो अब उन्हें चला रही थी। और उसी रात पहली बार तीसरी बुआ ने मन ही मन तय कर लिया, अगर वो जिंदा रही तो सच छुपा नहीं पाएगी। तीसरी बुआ की हालत रातों रात नहीं बिगड़ी थी। वो डर अचानक नहीं आया था। वो डर बहुत पुराना था, बस अब जाग गया था। उस रात जब घर में सब सो चुके थे और चूल्हे की आग धीमी पड़ गई थी, तीसरी बुआ अकेली बैठी रही। उसकी आंखें दीवार पर टंगी उस पुरानी दरार पर जमी थी जिसे वो सालों से देखती आ रही थी। वही दरार जिसके पीछे एक समय सब कुछ शुरू हुआ था। उसने भारी आवाज में कहा, याद है पहली बार? बीच वाली बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बुआ ने भी मुंह फेर लिया, लेकिन चुप्पी ही बता रही थी। उन्हें सब याद था। उस दिन भी भूख थी, पर तब लोगों की नहीं, हमारी अपनी। सालों पहले की बात थी। तब ये घर ऐसा नहीं था। रसोई छोटी थी, साधारण। तीनों बुआ तब भी साथ थीं, पर तब वे चटोरी नहीं, बस गरीब थीं।
दिन भर काम, रात को खाली पेट। लोग उनके हाथ के स्वाद की तारीफ करते थे, पर पेट भरने का मौका कभी नहीं देते थे। उसी समय एक आदमी आया था, बाहर से साधारण पर आंखों में अजीब चमक। उसने कहा था, अगर स्वाद है तो उसका मोल भी होना चाहिए। उसने उन्हें एक तरीका बताया था, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस भूख और लालच को साथ मिलाने का खेल। कहा था, लोग खाने आएंगे, पर कुछ लोग वापस नहीं जाएंगे। उस दिन तीनों हंसी थीं। उन्हें लगा था ये बस बातें हैं, डराने की कोशिश। पर उस रात पहली बार रसोई में कुछ अलग पका था। हमने रोका नहीं था। तीसरी बुआ की आवाज़ कांप गई। हमने सिर्फ देखा था। पहली थाली जब खाली हुई थी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा था। दूसरी थाली पर डर लगा था, तीसरी पर पछतावा, और चौथी तो कभी बननी ही नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी बुआ ने आखिरकार कहा, हमने उसे नीचे बंद किया था। तीसरी बुआ ने सिर हिला दिया, पर भूख को बंद नहीं किया जा सकता। उस आदमी को उन्होंने वहीं रसोई के नीचे धकेल दिया था, जिंदा। उन्हें लगा था सब खत्म हो गया। ऊपर फिर से खाना बना, लोग आए गए, साल बीते, पर नीचे कुछ मर नहीं रहा था। वो इंतजार कर रहा था। हमने सोचा था, तीसरी बुआ फुसफुसाई, कि अगर हम खिलाते रहेंगे तो वो सोया रहेगा। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, पर अब वो सिर्फ सोना नहीं चाहता। उसी पल नीचे से आवाज आई, इस बार साफ शब्दों में नहीं, पर भाव में, जैसे कोई हंस रहा हो। तीसरी बुआ कांप उठी। वो भूखा है, और अब लोगों की नहीं, हमारी। सबसे बड़ी बुआ की आंखें पहली बार झुकीं। अगर सच बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तीसरी बुआ ने बात पूरी की, पर अगर नहीं गया तो हम भी नहीं बचेंगे। बाहर रात गहरी थी, अंदर अतीत जाग चुका था, और उसी पल तीसरी बुआ ने तय कर लिया, अगली बार अगर कोई पूछेगा तो वो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं थी, ये एक जिंदा अपराध था जो हर रात भूख मांग रहा था। उस दिन से खाना सिर्फ खाना नहीं रहा, अब वो एक तरह का समझौता बन चुका था, बिना कागज, बिना शब्दों के। जो भी थाली के सामने बैठता वो कुछ न कुछ छोड़कर उठता। किसी को इसका एहसास तुरंत होता, किसी को बहुत देर बाद। शाम ढलते ही 3 चटोरी बुआ का घर फिर खुला। इस बार न बुलावा था न दस्तक, फिर भी लोग आए, कुछ मजबूरी में, कुछ आदत में, और कुछ इस डर से कि अगर आज नहीं खाया तो शायद कल मौका ही न मिले। खाना पहले जैसा ही दिखता था, पर स्वाद अब बदल चुका था। हर कौर मुंह में जाते ही एक अजीब सी गर्मी उतरती, जैसे कुछ अंदर पिघल रहा हो। लोग खाते हुए अचानक रुक जाते, फिर बिना वजह सिर हिला देते, जैसे किसी अनसुनी बात पर हामी भर रहे हों। एक बूढ़ा आदमी खाते खाते बुदबुदाया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसे खुद नहीं पता था वो किससे बात कर रहा है। तीसरी बुआ ये सब देख रही थी। उसकी आंखें हर चेहरे पर टिकतीं, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो, कौन क्या छोड़ रहा है। वो जान चुकी थी, नीचे जो है वो अब सिर्फ भूख नहीं मांग रहा, वो वादे ले रहा है। बीच वाली बुआ ने धीमे से कहा, आज खाने वालों की आंखों में सवाल नहीं है। सबसे बड़ी बुआ ने जवाब दिया, क्योंकि सवालों की जगह अब जरूरत है। खाना खत्म होने के बाद लोग बाहर निकले, पर इस बार फर्क साफ था। कोई हंसा नहीं, कोई बोला नहीं। कुछ लोग अचानक अपने ही घरों से दूर दूर रहने लगे। कोई अपने बच्चे को घूरने लगा, जैसे पहली बार देख रहा हो। किसी को अचानक कोई पुरानी बात याद आ गई, जिसे वो भूल चुका था। रात को एक आदमी उठा और सीधे उसी घर की तरफ चल पड़ा। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जाना है, मैंने कहा था। किससे? वो रुक गया। उसके चेहरे पर डर फैल गया। मुझे याद नहीं, पर मैंने वादा किया है। उसी रात एक और औरत अपने घर का सारा अनाज बाहर निकाल लाई। उसने सब आग में झोंक दिया। जब लोगों ने पूछा तो उसने कहा, अब मुझे भूख नहीं लगेगी। तीसरी बुआ का बुखार फिर बढ़ गया। वो बड़बड़ाने लगी, वे अपने अपने हिस्से दे रहे हैं, कोई नींद, कोई प्यार, कोई डर। उसने सबसे बड़ी बुआ का हाथ पकड़ लिया। अगर यही चलता रहा तो नीचे वाला खुद ऊपर आएगा। अब वो दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, वो हक से आएगा। सबसे बड़ी बुआ ने पहली बार उसकी बात नहीं काटी। उसी रात रसोई में कुछ बदला। चूल्हे की आग अपने आप तेज हो गई, बर्तन बिना छुए खनकने लगे, और जब थालियां सजीं तो उनमें से एक थाली बाकी से अलग थी, बिल्कुल खाली। तीसरी बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसी के लिए है, उसने कहा,
जो वादा पूरा करने वाला है। और बाहर अंधेरे में कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, ऐसी सीढ़ियां जो कभी थी ही नहीं। उस दिन सुबह से ही कुछ गलत था। हवा में वही पुरानी खुशबू नहीं थी, बल्कि लोहे जैसी एक कड़वी गंध तैर रही थी। लोग बिना वजह बेचैन थे। कोई बीमार नहीं था, फिर भी सबका मन भारी था, जैसे किसी ने आने वाली शाम की खबर पहले ही दे दी हो। दोपहर होते होते खबर फैल गई, आज 3 चटोरी बुआ ने कुछ अलग बनाया है। कोई जानता नहीं था क्या, पर सबको पता था कि ये रोज जैसा नहीं है। कुछ लोग डर के मारे घर में बंद हो गए, पर कुछ अपने आप चल पड़े, जैसे पैरों में रस्सी बंधी हो। रसोई में आज पहली बार खिड़की खुली थी। अंदर जो दिखा उसने देखने वालों की सांस रोक दी। बर्तन में सब्जी थी, गाढ़ी, चमकदार, लाल, इतनी लाल कि मसाले का रंग नहीं लग रहा था, जैसे आग को पकाकर परोस दिया गया हो। भाप उठ रही थी, पर उसमें खुशबू नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी गर्माहट थी जो आंखों में चुभती थी। तीसरी बुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ये नहीं बननी थी, उसने कांपते हुए कहा। ये आखिरी बार बनी थी, बहुत पहले। सबसे बड़ी बुआ ने चम्मच चलाते हुए जवाब दिया, वो खुद मांग रहा है। बीच वाली बुआ की आंखें फर्श पर जमी थीं, और जब वो ये मांगता है तो कोई मना नहीं करता। शाम होते होते खाना परोस दिया गया। लोग थाली के सामने बैठे, पर इस बार किसी के हाथ नहीं उठे। लाल रंग उन्हें देख रहा था, जैसे हर थाली में कोई कहानी बंद हो। एक आदमी ने हिम्मत करके पहला कौर उठाया। जैसे ही खाना मुंह में गया, वो चीख पड़ा। चीख दर्द की नहीं थी, पहचान की थी। ये वही है, वो कांपता हुआ बोला, जो हमने दफनाया था। कोई समझ नहीं पाया वो क्या कह रहा है, पर उसका चेहरा बता रहा था, उसने कुछ देख लिया है। उसकी आंखें एकदम खाली हो गईं, वो वहीं गिर पड़ा। अफरा तफरी मच गई, कुछ लोग भागे, कुछ जड़ हो गए। तीसरी बुआ रोने लगी। अब ये नहीं रुकेगा, वो चिल्लाई, ये सबको याद दिलाएगा। और सच में, जो भी उस लाल सब्जी को देख रहा था, उसे कुछ न कुछ याद आने लगा। किसी को कोई पुराना अपराध, किसी को भूखा छोड़ दिया गया चेहरा, किसी को वो दिन जब उसने किसी की मदद नहीं की थी। ये खाना पेट में नहीं उतर रहा था, ये यादों में उतर रहा था। उसी वक्त रसोई का फर्श हिलने लगा, धीरे, फिर तेज। नीचे से आवाज आई, अब दस्तक नहीं, एक लंबी सांस। तीसरी बुआ ने जमीन पर बैठते हुए कहा, ये उसका रंग है, जब वो लाल मांगता है तो कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सबसे बड़ी बुआ का हाथ भी अब कांप रहा था, पहली बार। और तभी एक थाली अपने आप खिसक कर आगे आई, सीधे उस आदमी के सामने जो अब तक कभी खाने नहीं आया था। भीड़ सन्न रह गई, मतलब साफ था, अब चुनने का हक भी नहीं बचा था। और उसी पल सबको समझ आ गया, अब ये सिर्फ बुआ की रसोई नहीं रही, ये इंसाफ की मेज बन चुकी थी। और जो अगला कौर उठाएगा, वो सिर्फ भूख नहीं मिटाएगा, बल्कि किसी पुराने हिसाब का अंत करेगा। लाल रंग की सब्जी के बाद उस इलाके में कोई वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जिन लोगों ने खाया था वे चुप हो गए, और जिन्होंने नहीं खाया था वे बेचैन हो उठे। ऐसा नहीं कि उन्हें भूख ज्यादा लग रही थी, बल्कि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने नहीं खाया तो वे कुछ बहुत बड़ा खो देंगे। सुबह होते ही लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। कोई किसी की आंख में नहीं देख पा रहा था। हर किसी के भीतर कुछ जाग चुका था। कोई पुरानी गलती, कोई दबा हुआ डर, कोई भूला हुआ अपराध। और इन सब के बीच एक अजीब सी तड़प थी, फिर से उस घर की तरफ जाने की। एक आदमी रात भर अपने घर में चक्कर काटता रहा। पत्नी ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? वो झल्ला कर बोला, चुप रहो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। पर सच ये था कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना लग रहा था कि उसका पेट खाली नहीं है, पर मन भूखा है, और वो भूख किसी दाल रोटी से नहीं भरने वाली। दोपहर तक हालत और बिगड़ गए। एक औरत अपने बच्चे पर चिल्ला पड़ी, बिना वजह। बाद में वो खुद फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा, वो बुदबुदा रही थी, जैसे मेरे मुंह से शब्द मेरे नहीं थे। कुछ लोग तो सीधे पागलपन की हद तक पहुंच गए। एक जवान आदमी तालाब के किनारे बैठा मिट्टी उठाकर मुंह में भरने लगा। लोग दौड़े, उसे रोका। उसने चीखते हुए कहा, स्वाद नहीं आ रहा, कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा। 3 चटोरी बुआ का घर अब दिन में भी बंद रहने लगा, पर उसके बावजूद लोग वहां पहुंच जाते, दरवाजे के सामने खड़े रहते, जैसे किसी आदेश का इंतजार हो। तीसरी बुआ ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, अब पछतावा था। हमने भूख नहीं जगाई थी, उसने धीमे से कहा।
हमने इंसान को उसके अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया है। बीच वाली बुआ ने जवाब दिया, और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है जो वो अंदर देख लेता है। उसी शाम हालात पूरी तरह बिगड़ गए। एक आदमी जिसमें अब तक खुद को रोके रखा था, अचानक भीड़ के बीच चिल्ला पड़ा, मुझे खिलाओ। उसकी आवाज में विनती नहीं थी, हुक्म था। लोग पीछे हट गए। वो अकेला नहीं था, धीरे धीरे और लोग उसके साथ खड़े हो गए। आज खाना बनना चाहिए, आज दरवाज़ा खुलना चाहिए। दरवाज़ा नहीं खुला। भीड़ में बेचैनी बढ़ गई। कोई दरवाजे पर हाथ मारने लगा, कोई खिड़की की तरफ बढ़ा। पहली बार उस घर को तोड़ने की बात हुई। उसी वक्त नीचे से वो आवाज आई। अब सांस नहीं, अब बुलावा था। भीड़ एकदम शांत हो गई, और उसी पल दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर रोशनी थी, थालियां सजी थीं, लाल रंग अब भी मौजूद था, पर और गाढ़ा और गहरा। लोग बिना पूछे अंदर घुस गए। उस रात खाना नहीं परोसा गया, उस रात भूख परोसी गई। और जो भी उस कमरे में बैठा था, वो अब सिर्फ खाने वाला नहीं रहा, वो हिस्सा बन चुका था। तीसरी बुआ जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अब ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, ये उन सब की कहानी बन चुकी थी जो अपनी भूख से भागते रहे थे। और सबसे डरावनी बात ये थी, अब भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें भूख लगनी बाकी थी। सुबह होने के बाद भी रात खत्म नहीं हुई थी। घर घर में लोग जागते रहे। जिनकी आंख लगी भी, वे पसीने में डूबे उठ बैठे। सपने नहीं थे, हिसाब थे, पुराने, दबे हुए, अधूरे। जैसे कोई भीतर बैठा एक एक करके नाम पुकार रहा हो। सूरज निकला पर रोशनी में गर्मी नहीं थी। सबसे पहले चीख सुनाई दी। एक औरत खेत की तरफ भागती हुई आई, गला फटा हुआ, सांस टूटी हुई। वो मर गया। उसकी उंगली कांप रही थी, दिशा की नहीं, जैसे किसी अदृश्य चीज की ओर इशारा कर रही हो। लोग दौड़े। खेत के बीच आम के पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा था, वही जिसने सबसे पहले लाल सब्जी का कौर उठाया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कुछ भी नहीं था, न डर न दर्द, बस खालीपन। उसके मुंह के कोने लाल थे, पर खून नहीं था। उसके पास मिट्टी पर कुछ उकेरा गया था, उंगलियों से, जैसे आखिरी वक्त में। एक टेढ़ा सा निशान। कोई शब्द नहीं, पर देखने वालों को समझ आ गया। इसने माफी मांगी थी, किसी ने फुसफुसाकर कहा, पर देर हो गई। भीड़ सन्न थी। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, जैसे सबको पता था ये होना ही था। 3 चटोरी बुआ को खबर दी गई। तीसरी बुआ ने आदमी को देखते ही आंखें बंद कर लीं। ये पहली है, उसने कहा, आखिरी नहीं। बीच वाली बुआ ने उसके मुंह के पास झुककर देखा। इसने खाना नहीं मांगा, वह बोली, इसने हिसाब मांगा था। सबसे बड़ी बुआ चुप थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पहली बार वो कुछ नहीं बोल पाई। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। क्या खाना मार रहा है, या जो अंदर छुपा है? उस दिन कोई चूल्हा नहीं जला, पर भूख पहले से ज्यादा थी। शाम होते होते हालात बदल गए। डर अब 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग उस घर से भागना चाहते थे, और कुछ वहां फिर से जाना। एक बूढ़ा आदमी बोला, अगर मरना ही है तो सच के साथ मरेंगे। रात गहरी हुई। 3 चटोरी बुआ के घर के नीचे से आवाज आई। अब वो धीमी नहीं थी, अब वो मांग थी। तीसरी बुआ रो पड़ी। अब ये खून मांगेगा, उसने कहा, और हम उसे खाना कहेंगे। बीच वाली बुआ ने दीवार पर हाथ रखा। या हम इसे यहीं रोक दें, उसने धीरे से कहा। सबसे बड़ी बुआ ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी। जिस दिन हमने स्वाद को भगवान बना दिया था, उसने कहा, उसी दिन ये तय हो गया था। बाहर अंधेरे में लोग जमा होने लगे। कोई लालच में, कोई डर में, और कोई अपने भीतर की आग बुझाने के लिए। और आम के पेड़ के नीचे पड़ी लाश अब चेतावनी नहीं थी, वो शुरुआत थी। क्योंकि अब ये साफ हो चुका था, ये कहानी भूख की नहीं, कीमत की है। और अगली कीमत कोई और चुकाने वाला था। सुबह की पहली रोशनी भी उस गली में कोई राहत नहीं ला सकी। हवा ठंडी थी, पर शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी,
जैसे हर कोई अंदर से जल रहा हो। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे, पहली मौत सिर्फ चेतावनी थी, असली खेल अभी बाकी था। 3 चटोरी बुआ के घर के बाहर कुछ लोग जमा होने लगे, कोई सुनसान डर के कारण, कोई लालच के कारण। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आया था, हर कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो। दोपहर होते होते हवा में अजीब गंध फैल गई। ये कोई मसाले की खुशबू नहीं थी, ये जिंदा डर की गंध थी। लोग खड़े थे, पर सांसें तेज हो रही थीं, आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था। और तभी हुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। पहले हल्की सी आवाज़ थी, फिर दरवाजे की जंगियों का खटखटाना तेज हो गया। लोग पीछे हट गए, कुछ हिम्मत कर अंदर झांकने लगे। तीसरी बुआ अंदर से चीखीं, कौन है, बाहर निकलो। लेकिन कोई बाहर नहीं था। धीरे धीरे दरवाज़ा अपनी मर्जी से खुलता रहा। हवा कमरे में तेज हुई, सबकी आंखों के सामने बर्तन हिलने लगे, चूल्हा खुद जल उठा और थालियां सजी हुईं, लाल रंग की वही गाढ़ी सब्जी बीच में चमक रही थीं। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, ये बुलावा है, अब वो खुद ले रहा है। सबसे बड़ी बुआ की आंखों में पहले से अधिक डर था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पहली बार हमने नियंत्रित किया था, उसने कहा, अब ये हमें नियंत्रित कर रहा है। लोग डर के मारे अपने अपने पैरों पर टिके रहे। फिर एक आदमी अंदर बढ़ा। उसने देखा, थालियां लगातार बढ़ रही थीं, जैसे खुद को सजा रही हों। हर थाली पर कुछ लिखा नहीं था, पर हर कौर के साथ एक दबा हुआ वादा जुड़ा हुआ था। उसने कौर उठाया। जैसे ही मुंह में गया, उसका चेहरा बदल गया। डर अब आंखों में साफ था, पर साथ में बेचैनी और लालच भी था। उसने देखा, वो सिर्फ खाना नहीं खा रहा था, वो अतीत की गलतियों को खा रहा था जो उसने कभी माना नहीं था। भीड़ के बीच लोग एक दूसरे को देखकर कांप रहे थे। कोई पीछे हट नहीं रहा था, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फर्श के नीचे से वही धीमी सी आवाज आई। अब ये बस सांस नहीं थी, ये निर्देश थी। तीसरी बुआ फर्श पर बैठ गई। उसने कांपते हुए कहा, यह बुलावा अब हमारी रसोई का नहीं रहा, ये बाहर भी है। सबसे बड़ी बुआ ने सिर झुकाया, और जो आज अंदर नहीं आया, वो अगली बार खुद आएगा। रात गहरी हुई। बाहर लोग चुप थे। घर के चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी। लाल रंग की सब्जी अब थाली में नहीं, हवा में तैर रही थी, जैसे घर ने अपना स्वरूप बदल लिया हो। और तभी एक जवान आदमी जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने वादा नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। कोई नहीं सुन रहा था। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। भीड़ में सन्नाटा फैल गया, और इसी सन्नाटे में तीसरी बुआ फुसफुसाई, अब ये सिर्फ भूख नहीं, हिसाब मांगता है, और जो भी अगली बार आएगा वो अपने वादे का मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहेगा। रात की चुप्पी अब डर और हलचल से टूट रही थी। 3 चटोरी बुआ का घर अब पहले जैसा नहीं था। हर कोने में हल्की सी रोशनी, हर दीवार पर हल्का सा कंपन। फर्श के नीचे वही आवाज अब केवल बुलावा नहीं थी, ये ताकत का संकेत था। तीसरी बुआ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका सिर हिल रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने फुसफुसाया, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये हमें खा जाएगा, भूख से नहीं, हिसाब से। बीच वाली बुआ ने चूल्हे के पास खड़ा होकर कहा, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, या हम इसे रोकेंगे या ये हमारी आत्मा को निगल लेगा। सबसे बड़ी बुआ ने पहली बार पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब निर्णय था और अनुभव की ठंडी आग। हमने इसे सालों से खिलाया, उसने कहा, अब इसे वापस देना होगा। रात गहरी थी। बाहर हवा जैसे थम गई। अंदर की हर चीज, चूल्हा, थालियां, मसाले जैसे जीवित हो गए। लाल सब्जी की भाप हवा में गाढ़ी हो गई। हर आदमी और औरत जो बाहर खड़े थे, उनके मन में अचानक भय और लालच का मिश्रण फैल गया। तीसरी बुआ ने कांपते हाथों से थाली उठाई। पहले हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, उसने कहा, वरना ये बाहर जाकर लोगों को तोड़ देगा। बीच वाली बुआ ने मसाले का बर्तन उठाया। उसने धीरे से कहा, अगर हम इसे सही तरह से जोड़ दें तो ये हमें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बुआ ने उनके बीच में कदम रखा।
उसने चूल्हे पर आग तेज की और थाली को हल्का हिला दिया। जैसे ही तीनों ने समान तालमेल से काम किया, कमरे में हल्की सी ऊर्जा घूमने लगी। हवा का दबाव बदल गया। नीचे से आवाज तेज हुई। अब वो सिर्फ बुलावा नहीं थी, ये आक्रामक शक्ति थी। कमरे के फर्श पर हल्का कंपन महसूस हुआ। थालियां अपने आप हिलने लगीं, मसाले उड़ने लगे। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली। हमने इसे देखा है, अब इसे रोकना होगा। वो कदम बढ़ाते हुए फर्श के पास झुकी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर मन में ठान लिया था, अब डर से नहीं, निर्णय से काम होगा। उसने मसाले और आग को मिलाकर लाल सब्जी की थाली पर हाथ रखा। अचानक कमरे की रोशनी तेज हो गई। बीच वाली बुआ ने पीछे से उसे सहारा दिया। हमारी ताकत, ये हमारे अनुभव में है। ये भूख नहीं, हमारा हिसाब है। सबसे बड़ी बुआ ने हाथ उठाया। उसने आवाज कम करके कहा, और जो ऊपर आ रहा है उसे दिखा दो कि हम तैयार हैं। ये हमारी रसोई है और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही तीनों ने एक साथ काम किया, कमरे का कंपन और तेज हो गया। नीचे के फर्श से आवाज अब केवल सांस नहीं थी, वो गरजने लगी, धीमी, गहरी, जैसे जमीन खुद हिल रही हो। लाल सब्जी की भाप से पूरे कमरे में एक गाढ़ा लाल प्रकाश फैल गया। थालियां अपने आप हिल रही थीं, मसाले उड़ रहे थे, और तभी सबसे बड़ी बुआ ने जोर से चिल्लाया, अब ये रुक जाएगा। एक ही पल में हवा थम गई, कंपन रुका। फर्श के नीचे से आवाज गायब हो गई। कमरे में केवल लाल भाप और थालियों की चमक रह गई। तीसरी बुआ ने फर्श पर गिरकर आंखें बंद कर लीं। बीच वाली बुआ ने चूल्हे से दूर कदम बढ़ाया। सबसे बड़ी बुआ ने कमरे में खड़े होकर कहा, हमने इसे रोका। ये हमारी रसोई है, ये हमारी ताकत है। लेकिन सब जानते थे, ये जीत अस्थायी थी। नीचे की ताकत अब शांत हो गई थी, पर भूख और हिसाब की ताकत कभी खत्म नहीं होगी। रात के अंधेरे में तीनों बुआ खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में एक नई आग थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि स्वाद, भूख और डर को नियंत्रण में रखना उनकी जिम्मेदारी है। और उसी रात पहले बार तीनों ने महसूस किया, वे अब केवल खाने वाली नहीं, रसोई की प्रहरी हैं। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे गली में घुस रहा था, पर तीनों चटोरी बुआ के घर में रोशनी कम ही थी। दीवारों पर धूल की परतें और पुराने दरवाजों की चरचराहट में अब किसी अजीब ऊर्जा की हलचल महसूस हो रही थी। कमरे की हवा में नमी थी, पर एक गहरी गर्माहट भी थी, ऐसी जो सांसों के साथ अंदर उतरती थी और शरीर को हल्का सा जकड़ लेती थी। तीसरी बुआ पहले की तरह नहीं थी। अब उसका डर संयम में बदल गया था। वो धीरे धीरे चूल्हे के पास बैठी और हाथों में मसाले के बर्तन को पकड़कर उन्हें परख रही थी। हर मसाले की खुशबू अब सिर्फ स्वाद नहीं बता रही थी, बल्कि नीचे की ताकत के संकेत दे रही थी। बीच वाली बुआ ने फर्श पर झुककर धीरे से कहा, ये घर, ये सिर्फ ईंटों और लकड़ी का नहीं है। नीचे जो है वो हमारी रसोई से जुड़ा हुआ है। ये हमें देख रहा है। सबसे बड़ी बुआ ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान और अनुभव का मिश्रण था। हमने इसे रोका था, पर यह शांत नहीं हुआ, ये छुपा हुआ है, और अब ये हमें परीक्षण में ले रहा है। और तभी पहली हल्की झकझक घर के नीचे से महसूस हुई। तीसरी बुआ का हाथ कांपा। ये फिर से उठ रहा है, ये हमें आज परखेगा। भीड़ के लोग अब घर के बाहर जमा होने लगे। वो सिर्फ खड़े नहीं थे, हर कोई अंदर जाने की इच्छा में जल रहा था, पर अंदर की हवा और अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। जो भी अंदर जाता वो केवल खाना नहीं खा रहा था, वो अपने अंदर की भूख और डर का सामना कर रहा था। बीच वाली बुआ ने चूल्हे के पास कदम रखा और धीरे से लाल मसाले को थाली में मिलाया। अगर हम इसे समझ गए तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, पर यदि हमने गलती की तो नीचे की ताकत हमारे ऊपर आएगी। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली। वो फर्श पर झुककर नीचे की तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली, हमारे पास अब सिर्फ एक मौका है। हमें इसे बुलाना होगा, पर अपने नियमों के साथ। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, ये घर अब हमारा नहीं, ये शक्ति का घर है, और हमें इसे समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अचानक कमरे का ताप बढ़ गया। लाल भाप अब सिर्फ थाली में नहीं, पूरे कमरे में फैल गई। थालियां खुद हिल रही थीं, मसाले हवा में उड़ने लगे, और फर्श के नीचे से अब केवल आवाज नहीं आई, अब एक गहरी भारी ऊर्जा का दबाव महसूस होने लगा। तीसरी बुआ ने कांपते हुए कहा, ये हमें आज परीक्षा में ले रहा है। जो भी अंदर आएगा वो केवल खाने के लिए नहीं आएगा, वो अपनी अंदर की भूख और अपराध का मूल्य चुकाने आएगा। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, और जो बाहर रहेगा
वो हमारी ताकत को समझेगा। ये घर अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए चुनौती बन गया है। सबसे बड़ी बुआ ने चूल्हे की आग तेज कर दी। कमरे में रोशनी और गर्माहट फैल गई। थालियां अपने आप सजीं। लाल भाप अब एक चेतावनी की तरह थी। और तभी नीचे से हल्की हल्की आहट महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। तीसरी बुआ ने फर्श पर बैठकर धीरे से कहा, "ये सिर्फ आवाज नहीं है, नीचे की शक्ति अब जाग रही है और ये हमारी सीमा पर खेल रही है।" बीच वाली बुआ ने चूल्हे की आग तेज कर दी। थाली अपने आप सजी हुई। लाल भाप अब सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि एक चेतावनी की ऊर्जा बन चुकी थी। "जो नीचे है," उसने कहा, "वो केवल खाने का इंतजार नहीं कर रहा, वो हमारी ताकत, हमारी इच्छाओं और हमारी कमजोरियों को परख रहा है।" सबसे बड़ी बुआ ने फर्श पर हाथ रखकर धीरे कहा, "हमने इसे देखा, पर अब हमें इसे समझना होगा। नीचे की शक्ति सिर्फ भूख नहीं है, ये हर उस चीज का हिसाब मांगती है जो हमने कभी स्वीकार नहीं किया।" जैसे ही वो बोल रही थी, फर्श हल्का सा कंपन करने लगा। कमरे की हवा और गाढ़ी हो गई। लाल भाप अब सीधे ऊपर उठ रही थी। थालियां हिल रही थीं, मसाले हवा में उड़ रहे थे। और फिर नीचे से पहली वास्तविक परछाई ऊपर आई। ये परछाई कोई इंसान जैसी नहीं थी। उसका आकार धुंधला पर लगातार बदलता हुआ। हर बार जब वो ऊपर आती, उसकी आंखें, यदि ये परछाई की आंखें थीं, लाल हो जातीं, और उसकी हवा, उसकी उपस्थिति कमरे में मौजूद सभी की नसों में भय और लालच भर रही थी। तीसरी बुआ ने कांपते हुए कहा, "ये वही है जो हमसे सालों से छुपा था, अब ये सामने है।" बीच वाली बुआ ने हाथ ऊपर उठाया, "हम इसे केवल देख रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा, समझकर, साहस के साथ।" सबसे बड़ी बुआ ने धीमे से कहा, "और जो भी नीचे की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, वो हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाएगा।" परछाई धीरे धीरे ऊपर आई। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। लाल भाप अब आंखों में जलन पैदा करने लगी। थालियां झंझनाने लगी। हर सांस भारी और डरावनी लग रही थी। तीसरी बुआ ने फर्श के पास हाथ रखा और फुसफुसाई, "नीचे की शक्ति हमारी परीक्षा ले रही है और हम तैयार हैं।" बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, "हमने इसे रोका था, हमने इसे बुझाया नहीं। अब इसे समझना होगा, और जो भी सामने आएगा वो केवल भूख से नहीं, अपनी आत्मा से जूझेगा।" सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, "नीचे की शक्ति अब पूरी तरह सामने आ गई है। ये हमारे डर, हमारी लालच और हमारी चतुराई को परख रही है, और आज रात हम इसे चुनौती देंगे।" जैसे ही उसने कहा, फर्श पर हल्की धमक महसूस हुई। परछाई अचानक तेज गति से ऊपर आई। कमरे में लाल भाप और मसाले हवा में बिखर गए। थालियां खुद हिल रही थीं। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली। उसने मसाले की थाली उठाई और फर्श पर उसे गोल घुमाया। "यदि हम इसे सही दिशा देंगे तो ये हमारी रसोई की शक्ति में बदल जाएगी, लेकिन यदि हम चूक गए तो ये हमें निगल जाएगी।" बीच वाली बुआ ने साथ में कदम रखा। "हमारी ताकत, हमारी समझ और हमारा साहस, यही अब हमारी ढाल है।" और तभी नीचे की शक्ति ने पहली बार सीधे तीनों बुआ की आंखों में अपने गहरे लाल स्वरूप का प्रतिबिंब डाला। तीनों बुआ अब समझ गईं, ये केवल भूख नहीं, ये असली शक्ति की परीक्षा थी। और जो भी इस रात बचा, वो केवल अपने अनुभव और साहस के दम पर बचेगा। रात गहरी थी और हवा में अजीब सी स्थिरता फैल रही थी, जैसे हर पेड़, हर दीवार और हर ईंट इस घर के भीतर कुछ छुपा रही हो। तीनों चटोरी बुआ अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, पर मन में अब निर्णय और साहस की आग जल रही थी। नीचे की शक्ति अब शांत नहीं थी। फर्श की हर दरार, हर बोर्ड की हर चरमराहट में वो अपनी उपस्थिति महसूस करा रही थी। पहले हल्की हल्की झकझक थी, अब जोरदार कंपन और भारी सांसों जैसी गूंज थी। कमरे की हवा लाल भाप और मसाले की गाढ़ी खुशबू से भर गई। तीसरी बुआ ने फर्श के पास झुककर धीरे से कहा, "अब हमें इसे पूरी तरह देखना होगा। ये शक्ति केवल हमारी रसोई में नहीं, हमारे भीतर भी है।" बीच वाली बुआ ने थाली उठाई और मसाले फैलाए। "यदि हम इसे समझ गए," उसने कहा, "तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, पर यदि हमने गलती की तो ये हमें निगल लेगा।"
सबसे बड़ी बुआ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, ये ताकत और अनुभव की चमक थी। नीचे की शक्ति अब पूरी तरह सामने आई है, अब हमें उसका सामना करना होगा। और तभी फर्श के नीचे से हल्की हल्की परछाई उठने लगी। पर अब ये परछाई केवल धुंधली नहीं थी, ये साफ और विशाल थी। उसका आकार लगातार बदल रहा था, पर हर बार उसकी लाल आंखें कमरे में मौजूद सभी की रूह तक उतर रही थीं। तीसरी बुआ ने कांपते हुए कहा, ये वही है जो हमने पहले देखा था, अब उसका असली स्वरूप सामने है। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, हमारी ताकत, हमारी समझ और हमारी रसोई, यही सब मिलकर ही इसे नियंत्रित कर पाएगा। फर्श की दरारों से अब हल्की हल्की आवाज नहीं, बल्कि एक गहरी गरजती हुई ऊर्जा उठ रही थी। कमरे की रोशनी और तेज हो गई, थालियां अपने आप हिल रही थीं, मसाले हवा में उड़ रहे थे। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, नीचे की शक्ति अब सामने है, और जो भी इस रात बचेगा वो केवल अपने साहस, समझ और विश्वास के दम पर बचेगा। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली और मसाले की थाली को फर्श पर घुमाया। यदि हम इसे सही दिशा देंगे, उसने कहा, तो ये हमारी ताकत में बदल जाएगी, लेकिन यदि हमने चूक की तो ये हमें निगल जाएगी। बीच वाली बुआ ने उसके साथ कदम रखा, हमारी समझ और साहस ही अब हमारी ढाल हैं, और जो भी इस रात बचेगा वो केवल अपने अनुभव और विश्वास के दम पर बचेगा। और उसी समय नीचे की शक्ति ने अपनी असली रूपरेखा पूरी तरह सामने रखी। ये अब केवल परछाई नहीं थी, ये विशाल, धुंधली पर लाल आंखें और गहरी हवा से भरी जीवित ऊर्जा थी। कमरे की हर चीज, चूल्हा, थालियां, मसाले, भाप, सभी उसके प्रभाव में थे। तीसरी बुआ ने फर्श पर हाथ रखते हुए कहा, ये शक्ति हमारी परीक्षा ले रही है, जो इसे समझेगा वही जीवित रहेगा। सबसे बड़ी बुआ ने धीमे से कहा, और जो इसे नहीं समझेगा वो केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी खड़ा होगा। कमरे में सब खड़े थे, लाल भाप गाढ़ी थी, मसाले हवा में उड़ रहे थे, थालियां झंझना रही थीं, और नीचे की शक्ति अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। ये सिर्फ भूख नहीं, असली न्याय और हिसाब की शक्ति थी। तीसरी बुआ ने धीरे से फर्श पर थाली रखी और कहा, अब हम इसे चुनौती देंगे, केवल हमारी रसोई और साहस ही इसे रोक सकते हैं। बीच वाली बुआ ने हाथ ऊपर उठाया, हमारा अनुभव, हमारी समझ और हमारी रसोई, यही अब हमारी ढाल है। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, नीचे की शक्ति अब सामने है, और जो भी आज रात बचेगा वो केवल अपने साहस, समझ और विश्वास के दम पर बचेगा। रात के अंधेरे में तीनों बुआ खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में स्थिरता और ताकत थी। अब उन्हें पता था, नीचे की रहस्यमयी शक्ति केवल भूख नहीं, सत्य, हिसाब और आत्मा का परीक्षण है। और वही शक्ति आज रात उन्हें परखेगी। रात का अंधेरा गहरा था। घर की हर दीवार, हर दरवाजा और हर फर्श की दरार अब जैसे सांस ले रही हो। लाल भाप और मसालों की गाढ़ी गंध कमरे को पूरी तरह भर चुकी थी। हर कोने में हलचल थी, फर्श नीचे से कंपन कर रहा था, थालियां झंझना रही थीं और हवा में एक गहरी दबंग ऊर्जा महसूस हो रही थी। तीसरी बुआ फर्श के पास झुकी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन में निर्णय और साहस था। उसने मसाले की थाली उठाई और फर्श पर गोल घुमाया। अब इसे रोकना होगा, उसने धीरे से कहा। ये केवल भूख की परीक्षा नहीं है, ये हमारी आत्मा, हमारी समझ और हमारी ताकत की परीक्षा है। बीच वाली बुआ ने आग तेज कर दी। चूल्हे की लौ अब सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र बन चुकी थी। थालियां खुद हिल रही थीं, मसाले हवा में उड़ रहे थे, और नीचे के फर्श से अब केवल कंपन नहीं, बल्कि गहरी गरजती हुई आवाज उठ रही थी। सबसे बड़ी बुआ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, ये ताकत और नियंत्रण की चमक थी। नीचे की शक्ति अब पूरी तरह सामने है, और जो भी इसे नहीं समझेगा वो केवल भूख के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी खड़ा होगा। तभी फर्श की दरारों से हल्की हल्की परछाई उठने लगी। पहले ये केवल धुंधली और आकारहीन थी, पर अब उसका स्वरूप स्पष्ट और विशाल हो गया।
लाल आंखें कमरे में मौजूद सभी की रूह तक उतर रही थीं। उसकी गहरी ऊर्जा हर व्यक्ति के भीतर की कमजोरी और लालच को झकझोर रही थी। तीसरी बुआ ने फर्श पर हाथ रखा और फुसफुसाई, ये अब केवल भूख नहीं है, ये हमारी रसोई, हमारी ताकत और हमारी समझ का परीक्षण कर रही है। बीच वाली बुआ ने साथ में कदम रखा। हमारा अनुभव, हमारी समझ और हमारी रसोई, यही अब हमारी ढाल है। जो भी इसे समझेगा वही जीवित रहेगा। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, अब हमें इसे चुनौती देनी होगी। नीचे की शक्ति केवल तभी नियंत्रित होगी जब हम अपने भीतर की हर कमजोरी और लालच को पहचानेंगे और उसे पराजित करेंगे। रसोई की लौ तेज हो गई। मसाले और थालियां हवा में उड़ने लगे। लाल भाप अब सिर्फ हवा में नहीं बल्कि एक चेतावनी और शक्ति के रूप में फैल गई। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली और मसाले की थाली को फर्श पर घुमाया। हम इसे केवल समझकर रोक सकते हैं। यदि हमने गलती की तो ये हमें निगल लेगा। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, और जो भी बाहर खड़ा है वो हमारी ताकत और समझ को देखेगा। ये घर अब सिर्फ हमारी रसोई नहीं बल्कि हमारी परीक्षा का मैदान बन गया है। सबसे बड़ी बुआ ने हाथ उठाया। अब नीचे की शक्ति पूरी तरह सामने है। ये केवल भूख नहीं, ये सत्य और आत्मा की परीक्षा है। और जो भी आज रात बचेगा वो केवल अपने साहस, समझ और विश्वास के दम पर बचेगा। तभी नीचे की शक्ति ने पहली बार पूरा रूप दिखाया। ये अब केवल परछाई नहीं थी, ये विशाल, धुंधली पर लाल आंखें और गरजती ऊर्जा से भरी जीवित शक्ति थी। कमरे की हर चीज, चूल्हा, थालियां, मसाले, भाप, सभी उसके प्रभाव में थे। तीसरी बुआ ने फर्श पर हाथ रखते हुए कहा, अब हमारी परीक्षा शुरू होती है। इसे चुनौती देने के लिए हमें पूरी ताकत और समझ के साथ काम करना होगा। बीच वाली बुआ ने जोर से कहा, हमारे पास अब केवल एक मौका है। जो भी चूक करेगा वो इस शक्ति के अधीन हो जाएगा। सबसे बड़ी बुआ ने चूल्हे के पास कदम रखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ निर्णय और साहस। नीचे की शक्ति अब सामने है और जो भी बचेगा वो केवल अपनी समझ, अनुभव और साहस के दम पर बचेगा। रात के अंधेरे में तीनों बुआ खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे पर आंखों में स्थिरता और ताकत थी। अब उन्हें पता था, नीचे की रहस्यमयी शक्ति केवल भूख और डर की नहीं, सत्य, हिसाब और आत्मा की परीक्षा है। और वही शक्ति आज रात उन्हें परखेगी। रात अब अपने चरम पर थी। घर की हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर फर्श की दरार जैसे सांस ले रही हो, और हर चीज़ नीचे की शक्ति से प्रभावित हो रही थी। लाल भाप कमरे में घुली हुई थी। थालियां झनझना रही थीं, मसाले हवा में उड़ रहे थे और फर्श से लगातार हल्का कंपन महसूस हो रहा था। तीसरी बुआ फर्श के पास झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर अब मन में निर्णय और साहस की आग जल रही थी। उसने मसाले की थाली उठाई और धीरे धीरे फर्श पर घुमाया। अब इसे केवल देखना नहीं, समझना होगा, उसने फुसफुसाया। नीचे की शक्ति को नियंत्रित करना ही हमारी असली परीक्षा है। बीच वाली बुआ ने चूल्हे की आग को तेज किया। लौ अब सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र बन चुकी थी। लाल भाप और मसाले की गंध अब चेतावनी की तरह कमरे में फैल रही थी। सबसे बड़ी बुआ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ताकत, अनुभव और स्थिरता की चमक थी। नीचे की शक्ति अब हमारे सामने पूरी तरह है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें अपने भीतर की हर कमजोरी, लालच और डर को पहचानना होगा। फर्श के नीचे हल्की हल्की परछाई उठने लगी। अब ये केवल धुंधली और आकारहीन नहीं थी, ये विशाल, गहरी और लाल आंखों वाली जीवित ऊर्जा बन चुकी थी। कमरे की हर चीज, चूल्हा, थालियां, मसाले, भाप, सभी उसके प्रभाव में थे। तीसरी बुआ ने फर्श पर धीरे से कहा, यदि हम इसे सही दिशा में मोड़ दें तो ये हमारी रसोई और ताकत में बदल जाएगी। यदि चूक गए तो ये हमें निगल लेगी। बीच वाली बुआ ने हाथ उठाया और थाली को कमरे में गोल घुमाया। हमारी समझ, साहस और रसोई, ये अब हमारी ढाल हैं, और जो भी इसे सही तरह समझेगा वही आज रात जीवित रहेगा। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, अब हमें इसे चुनौती देनी होगी। नीचे की शक्ति केवल तभी नियंत्रित होगी जब हम अपने भीतर की हर कमजोरी और लालच को पहचानेंगे और उसे पराजित करेंगे। जैसे ही उन्होंने एक साथ कदम बढ़ाया, कमरे में हल्का कंपन महसूस हुआ। थालियां खुद हिल रही थीं, मसाले हवा में उड़ रहे थे, लाल भाप अब चेतावनी की तरह फैल रही थी। तीसरी बुआ ने फर्श पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अब हम इसे सीधे सामना करेंगे।
ये शक्ति हमारी रसोई में है, लेकिन हम इसे समझकर नियंत्रित कर सकते हैं। बीच वाली बुआ ने जोर देकर कहा, और जो बाहर है वो हमारी ताकत और समझ को देखेगा। ये घर अब सिर्फ हमारी रसोई नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा का मैदान बन गया है। सबसे बड़ी बुआ ने चूल्हे के पास कदम रखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ निर्णय और साहस। नीचे की शक्ति अब सामने है, और जो भी बचेगा वो केवल अपनी समझ, अनुभव और साहस के दम पर बचेगा। फर्श की परछाई अब पूरी तरह सामने थी। उसकी लाल आंखें कमरे में मौजूद सभी की रूह तक उतर रही थीं। उसकी गरजती ऊर्जा अब जोर पकड़ रही थी। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली और मसाले की थाली फर्श पर घुमाई। यदि हम इसे सही दिशा देंगे तो ये हमारी ताकत बन जाएगी, यदि चूक गए तो ये हमें निगल लेगी। बीच वाली बुआ ने उसके पास कदम रखा। हमारी ताकत और समझ यही हमारी ढाल हैं, और जो भी इसे समझेगा वही आज रात जीवित रहेगा। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से चिल्लाया, नीचे की शक्ति अब सामने है, और जो भी आज रात बचेगा वो केवल अपने साहस और विश्वास के दम पर बचेगा। धीरे धीरे फर्श की परछाई का स्वरूप बदलने लगा। उसकी लाल आंखें अब नरम हो गईं। गहरी गरजती आवाज धीमी पड़ गई। थालियां झंझना रही थीं, पर अब धीरे धीरे ठहरने लगीं। मसाले हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। लाल भाप कमरे में फैल गई, पर अब वो शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि चेतावनी और नियंत्रण के रूप में थी। तीसरी बुआ ने फर्श पर हाथ रखा। उसकी सांसें अब स्थिर थीं। हमने इसे समझ लिया, उसने फुसफुसाया। नीचे की शक्ति अब हमारे नियंत्रण में है, और आज की परीक्षा खत्म हुई। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, हमारी रसोई, हमारी समझ और साहस, ये सब मिलकर इसे रोकने में कामयाब हुए। अब ये केवल भूख और हिसाब की शक्ति नहीं, हमारी शक्ति भी बन गई है। सबसे बड़ी बुआ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ स्थिरता, साहस और अनुभव की चमक थी। नीचे की शक्ति को हमने समझ लिया। ये अब हमारी रसोई की रक्षा करेगी, और जो भी गलत रास्ते पर आएगा उसे ये अपनी परीक्षा देगी। रात के अंधेरे में तीनों बुआ खड़ी थीं। उनके हाथ अब स्थिर थे, आंखों में स्थिरता और ताकत थी। अब उन्हें पता था, नीचे की रहस्यमयी शक्ति केवल भूख और डर की नहीं, सत्य, हिसाब और आत्मा की परीक्षा थी। और आज रात उन्होंने पहली बार उस शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। सुबह की पहली धूप धीरे धीरे गली में घुस रही थी। घर की खिड़कियों से सुनहरी किरणें कमरे में गिर रही थी, लेकिन लाल भाप अब कमरे में नहीं थी। थालियां भी हिल रही थीं, पर अब वे अराजक नहीं, बल्कि शांति और व्यवस्था के साथ थीं। तीसरी बुआ फर्श के पास बैठी थीं, अपने हाथों को धीरे से फर्श पर रखकर शक्ति की हल्की कंपन को महसूस कर रही थीं। हमने इसे नियंत्रित कर लिया है, उसने धीरे से कहा। अब ये सिर्फ हमारी रसोई में नहीं, बल्कि हमारे समझ और साहस में शामिल हो गया है। ये हमारी शक्ति बन गई है। बीच वाली बुआ ने चूल्हे की लौ के पास कदम रखा। आग अब हल्की और स्थिर थी। नीचे की शक्ति अब हमें डर नहीं दे रही, ये हमारी चेतावनी भी है और सुरक्षा भी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे बड़ी बुआ ने कमरे के चारों कोनों में नजर दौड़ाई। अब हमें सिर्फ घर की रक्षा नहीं करनी है, उसने कहा। हमारे गांव में आने वाले हर लालची और गलत इरादों वाले को इसका एहसास कराना होगा। ये शक्ति हमारे लिए है, लेकिन इसे समझने वाला हर कोई इसका सम्मान करेगा। गांव में अब धीरे धीरे खबर फैल रही थी। पहले लोग डर के मारे बाहर खड़े रहते थे, पर अब तीनों बुआ की मौजूदगी से उन्हें सुरक्षा महसूस होने लगी। लाल भाप और हल्की चमक अब घर से बाहर की गलियों ने फैली। लोग समझने लगे थे, ये घर और इसकी रसोई अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि न्याय और सच की प्रतीक बन चुकी है। तीसरी बुआ ने गहरी सांस ली और कहा, गांव के लोग अब इसे महसूस कर सकते हैं। जो भी गलत रास्ते पर आएगा उसे ये शक्ति याद दिलाएगी, लेकिन जो ईमानदार और मेहनती है उसे ये सुरक्षा देगी। बीच वाली बुआ ने धीरे से कहा, और अब हम केवल खाने वाली नहीं, हम इसकी प्रहरी हैं। हमारी रसोई, हमारी समझ और हमारी ताकत ही अब इसे नियंत्रित करती है। सबसे बड़ी बुआ ने सिर उठाया। नीचे की शक्ति अब स्थायी रूप से नियंत्रित है। ये केवल हमारी रसोई की भूख नहीं, बल्कि गांव की न्यायपूर्ण शक्ति बन गई है, और हम इसे हमेशा बनाए रखेंगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी घर के आसपास इकट्ठा होने लगे। उन्होंने देखा, थालियां हिल रही थीं, मसाले हवा में उड़ रहे थे, पर अब कोई डर नहीं था। लाल भाप हल्की और शांत थी। ये घर अब सुरक्षित है, एक बुजुर्ग ने कहा। तीनों बुआ ने इसे नियंत्रित कर लिया।
जो भी गलत होगा उसे इसका अनुभव होगा, और जो ईमानदार होगा वो सुरक्षित रहेगा। तीसरी बुआ ने बाहर कदम रखा। हमारे गांव के लोग अब इसे समझेंगे। ये शक्ति केवल भय का कारण नहीं है, बल्कि सुरक्षा और न्याय का प्रतीक भी है। बीच वाली बुआ ने पास जाकर कहा, और जो इसे समझ नहीं पाएगा उसे इसका सामना करना होगा। ये शक्ति केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे गांव को नियंत्रित करेगी। सबसे बड़ी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, हमारी ताकत, हमारी समझ और हमारे साहस का प्रतीक है, और इस शक्ति को हम हमेशा बनाए रखेंगे। गांव के लोग धीरे धीरे दूर हटने लगे। अब डर के बजाय वे सम्मान और सुरक्षा महसूस कर रहे थे। घर की लाल भाप धीरे धीरे गायब हो गई। थालियां अब स्थिर थीं, मसाले अपने स्थान पर लौट गए। तीनों बुआ खड़ी थीं, उनके हाथ अब स्थिर थे। आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई स्थिरता और आत्मविश्वास था। उन्होंने महसूस किया, नीचे की रहस्यमयी शक्ति अब उनके नियंत्रण में है, और अब ये केवल उनके साहस और समझ की परख नहीं, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में फैली हुई थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन घर के पास धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। खबर फैल चुकी थी, तीनों चटोरी बुआ की रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि नीचे की शक्ति का केंद्र और गांव की सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। तीसरी बुआ चूल्हे के पास खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह सतर्क थीं। आज गांव में पहली चुनौती आएगी, उसने धीरे से कहा। कोई हमारी रसोई और नीचे की शक्ति की सीमा को परखना चाहेगा, हमें तैयार रहना होगा। बीच वाली बुआ ने मसाले की थाली उठाई और फर्श पर धीरे धीरे घुमाई। हमारी रसोई अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि शक्ति और न्याय का प्रतीक है। जो भी इसे चुनौती देगा, उसे हमारी ताकत का एहसास होगा। सबसे बड़ी बुआ ने चारों कोनों में नजर दौड़ाई। नीचे की शक्ति अब हमारे नियंत्रण में है, लेकिन ये शक्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब हम सतर्क रहेंगे और समझदारी से काम करेंगे। जैसे ही वे अपने स्थान पर खड़ी हुईं, गांव में हलचल बढ़ गई। एक नया व्यक्ति, जो गांव का लालची और चालाक व्यापारी था, धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में लालच था और चेहरे पर छल की हुई हंसी। वो सोच रहा था, तीनों बुआ और उनकी रसोई, शायद ये सिर्फ डर है, मैं इसे चुनौती दे सकता हूं और कुछ लाभ ले सकता हूं। तीसरी बुआ ने उसकी उपस्थिति तुरंत महसूस कर ली। उसने धीरे से कहा, यह व्यक्ति लालची है, उसे हमारी शक्ति और समझ का अनुभव कराना होगा। बीच वाली बुआ ने थाली उठाई, मसाले हवा में घुलने लगे, आग हल्की हल्की चमकने लगी। जो भी गलत उद्देश्य के साथ आया है, उसे इसकी परीक्षा अवश्य लेनी होगी। ये शक्ति सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को सुरक्षित रखेगी। सबसे बड़ी बुआ ने कदम बढ़ाया। उसका स्वर गंभीर और स्थिर था। नीचे की शक्ति अब हमारे नियंत्रण में है, और जो भी इसे चुनौती देगा, उसे इसका सामना करना पड़ेगा। व्यापारी धीरे धीरे घर के पास आया। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, फर्श हल्का सा कंपन करने लगा। लाल भाप हवा में फैल गई। थालियां खुद हिलने लगी, मसाले हवा में उड़ने लगे। तीसरी बुआ ने धीरे से कहा, यह उसकी पहली परीक्षा है। यदि उसने अपनी लालच और छल को नहीं पहचाना, तो उसे इसका अनुभव होगा। बीच वाली बुआ ने आग तेज कर दी। हमारी रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि शक्ति का केंद्र है, और जो भी गलत रास्ते पर आएगा, उसे इसका एहसास होगा। सबसे बड़ी बुआ ने धीरे से कहा, और जो इसे समझेगा, वो सुरक्षित रहेगा। हमारी ताकत, हमारी समझ और हमारा साहस, यही अब उसकी परीक्षा है। व्यापारी ने हंसते हुए कदम आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने दरवाजे के पास हाथ रखा, नीचे की शक्ति ने हल्का सा कंपन और गहरी आहट पैदा की। लाल भाप हवा में फैल गई, थालियां झंझना रही थीं। तीसरी बुआ ने धीरे से कहा, देखो, इसे पहले ही चेतावनी मिली है। ये केवल भय का संकेत नहीं, बल्कि न्याय की शक्ति का अनुभव है। बीच वाली बुआ ने कदम बढ़ाया और मसाले की थाली घुमाई। यदि उसने अपनी लालच और चालाकी को नहीं बदला, तो नीचे की शक्ति उसे अपना सबक देगी। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए चेतावनी है। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, अब हमें इसे पूरी तरह समझना होगा। ये शक्ति केवल हमारे नियंत्रण में है, लेकिन इसे चुनौती देने वाला व्यक्ति इसका अनुभव अवश्य लेगा। व्यापारी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फर्श का कंपन और लाल भाप उसकी आंखों में डर पैदा कर रही थीं।
थालियां अब स्थिर थीं, पर हवा में हल्की हल्की चेतावनी की गूंज बनी हुई थी। तीसरी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली चुनौती थी और उसने समझ लिया कि हमारी रसोई और नीचे की शक्ति केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि न्याय और शक्ति का प्रतीक है। बीच वाली बुआ ने सिर हिलाया। अब गांव के लोग भी इसे देख सकते हैं। जो गलत रास्ते पर आएगा उसे इसका अनुभव होगा, और जो ईमानदार है वो सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी बुआ ने बाहें फैलाकर कहा, हमारी रसोई अब सिर्फ घर की नहीं, पूरे गांव की रक्षा का केंद्र है, और आज पहली चुनौती में हमने इसे स्पष्ट कर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे घर के पास से हटने लगे, अब डर और सम्मान दोनों के मिश्रण के साथ। लाल भाप धीरे धीरे गायब हो गई, मसाले और थालियां स्थिर हो गईं। तीनों बुआं खड़ी थीं, उनके हाथ अब स्थिर थे, आंखों में सतर्कता और आत्मविश्वास था। उन्होंने महसूस किया, नीचे की शक्ति अब नियंत्रण में है, लेकिन सतर्क रहना अभी भी जरूरी है। रात और दिन के बीच तीनों बुआं खड़ी थीं। उनका मन जानता था, गांव में अब नई घटनाएं होंगी और उन्हें हर चुनौती का सामना करना होगा। सांझ का अंधेरा धीरे धीरे गांव की गलियों पर छा रहा था। हवा भारी और ठंडी थी। पेड़ कूचों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो पूरे वातावरण में किसी अज्ञात शक्ति का सन्नाटा हो। तीसरी बुआ फर्श के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आंखों में अब निर्णय, साहस और अनुभव की आग जल रही थी। आज हम अपनी असली परीक्षा देंगे, उसने फुसफुसाया। नीचे की शक्ति अब केवल हमें परीक्षण नहीं दे रही, बल्कि हमारी ताकत, समझ और सामर्थ्य की वास्तविक परीक्षा ले रही है। बीच वाली बुआ ने चूल्हे की आग को तेज किया। लौ अब केवल गर्मी नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। मसाले हवा में उड़ रहे थे। लाल भाप अब हल्की चमक और चेतावनी के रूप में कमरे में फैल रही थी। सबसे बड़ी बुआ ने चारों कोनों में नजर दौड़ाई। नीचे की शक्ति अब स्थिर नहीं है, ये हमें आखिरी चुनौती दे रही है। जो भी इसे समझेगा वही सुरक्षित रहेगा, जो नहीं उसे इसका अनुभव अवश्य होगा। गांव में अब हलचल बढ़ गई। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए। इस बार कोई व्यापारी या अज्ञात व्यक्ति नहीं, बल्कि 3 अलग अलग लालची और चालाक लोग रसोई की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर लालच, चाल और स्वार्थ झलक रहा था। तीसरी बुआ ने तुरंत उनकी उपस्थिति पहचान ली। उसने धीमे स्वर में कहा, तीनों अलग अलग इरादों वाले लोग, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब हमें अपनी पूरी ताकत और समझ का प्रयोग करना होगा। बीच वाली बुआ ने थाली उठाई। नीचे की शक्ति अब केवल हमारे घर की रसोई की नहीं है, ये पूरे गांव की सुरक्षा और न्याय की प्रतीक बन चुकी है, और जो भी इसे चुनौती देगा उसे इसका अनुभव अवश्य होगा। सबसे बड़ी बुआ ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये शक्ति, न्याय और समझ का केंद्र है, और आज की चुनौती सबसे कठिन और अप्रत्याशित है। जैसे ही तीनों लोग रसोई के पास आए, फर्श हल्का सा कंपन करने लगा। लाल भाप हवा में फैल गई। थालियां झंझना रही गईं। मसाले हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। तीसरी बुआ ने धीरे से कहा, ये शक्ति अब केवल डर पैदा नहीं कर रही, ये हमारी बुद्धि, हमारी चतुराई और हमारी हिम्मत को परख रही है। इसे सही दिशा में मोड़ना ही हमारी जिम्मेदारी है। बीच वाली बुआ ने थाली पर थाली घुमाई। यदि उन्होंने अपनी चालाकी, लालच और स्वार्थ नहीं बदला, तो नीचे की शक्ति उन्हें अपना सबक देगी। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए चेतावनी है। सबसे बड़ी बुआ ने जोर से कहा, अब हमें इसे पूरी तरह समझना होगा। नीचे की शक्ति अब हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये अंतिम परीक्षा है, और इसका परिणाम पूरे गांव के भविष्य को प्रभावित करेगा। जैसे ही अंतिम क्षण आया, तीनों बुआओं ने एक साथ अपनी ताकत और समझ का प्रयोग किया। लाल भाप अब गाढ़ी पर नियंत्रित थी। थालियां स्थिर हो गईं, मसाले नीचे गिर गए, पर यह संपूर्ण संतुलन और शक्ति का प्रतीक बन गया। तीनों लालची और चालाक लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर और समझ का मिश्रण था। उन्होंने महसूस किया, तीनों बुआओं की रसोई अब केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि न्याय और शक्ति का प्रतीक है, और इसे चुनौती देना अब आसान नहीं है। तीसरी बुआ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी असली परीक्षा खत्म हुई और हमने इसे जीत लिया। बीच वाली बुआ ने सिर हिलाया। नीचे की शक्ति अब स्थायी रूप से नियंत्रण में है, और ये केवल हमारे साहस, समझ और अनुभव से संभव हुआ। सबसे बड़ी बुआ ने बाहें फैलाकर कहा, हमारी रसोई अब सिर्फ घर की नहीं, पूरे गांव की सुरक्षा का केंद्र है, और आज की अंतिम चुनौती ने इसे स्पष्ट कर दिया। जो भी इसे चुनौती देगा उसे इसका अनुभव होगा, और जो ईमानदार है वो सुरक्षित रहेगा। गांव के लोग धीरे धीरे दूर हटने लगे, अब डर और सम्मान दोनों के मिश्रण के साथ। लाल भाप धीरे धीरे गायब हो गई। मसाले और थालियां स्थिर हो गईं। तीनों बुआएं खड़ी थीं, उनके हाथ स्थिर थे,
आंखों में सतर्कता, शक्ति और आत्मविश्वास था। उन्होंने महसूस किया, नीचे की शक्ति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और गांव सुरक्षित है। रात और दिन के बीच तीनों बुआएं खड़ी थीं। उनका मन जानता था, अब कोई भी चुनौती, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनकी समझ, साहस और ताकत का सामना नहीं कर सकती।